सो वेलकम यू ऑल। अभी तो अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास से स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट जो मेल एंड फीमेल गोनेट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ऑर्गन्स का टोटल स्ट्रक्चर देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है दोनों के केस में उनको जो अभी हमने स्टडी की। उसके अलावा हम लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, गैमेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस है उसको स्टडी किए। फिलहाल थोड़ा सा टाइम की और टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अपनी क्लासेस शॉर्ट हो रही है। आज हमें ये चैप्टर क्लोज करना है एज पर द शेड्यूल, तो इसलिए हमने थोड़ा सा होमवर्क किया है और कुछ स्टेज को यहाँ पर हमने शुरू किया है। आज हमें जो लेकर चलना है मेजर, बेसिकली हमारा जो है वो द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रेशन। जो गैस्ट्रेशन पीरियड है उसके अंदर जो चेंजेस हुए उनमें से मेजर इवेंट्स यहाँ पर लेकर के चलना है। ओके, सो यहाँ क्या है कि आपको तीन चीजों को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। नंबर एक, oogenesis का प्रोसेस। नंबर दो, आपका जो साइकिल था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको लेना पड़ेगा। और तीसरा आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट वी आर जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ स्टेजेस बनी हुई है। अब इनमें से थोड़ा सा पीछे वाला जो है उसको रिकॉल करते रहिएगा और कोऑर्डिनेट भी करते रहिएगा आज वाले टॉपिक के साथ में। फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं इनिशियली प्राइमोर्डियल फॉलिकल, एक्चुअली पहले मैं आपको कहना चाहूं तो आपके लिए यहां पर क्या होती है, जर्म सेल्स होती है। क्या होगी? अराउंड 2 रिंग। ओके, यस, ये क्या होगा मैंने बताया था, यहां पर होती है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस, इनका नंबर बढ़ जाएगा और यहां क्या हो जाएगी, गोनिया बन जाएगी। यहां पर पढ़ाई था, ये भी काम हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में हो रहा है। अर्ली स्टेप जो थे आपके वही आपका जो 8 वीक वाली जो प्रेगनेंसी थी उसके समय आसपास इसका प्रोसेस हो रहा है। फिलहाल वही एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ये चेंज हो गई oogonia इनटू द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में। यस, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जहां पर मल्टीप्लिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनेंगे यहां पर। और इन जनरल हम जहां बात करते हैं कि लगभग 7 मिलियन के आसपास फॉलिकल्स यहां पर बन जाते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। क्लियर है? इन्हीं में से कुछ फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइमरी फॉलिकल आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रोथ भी कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद में ग्रोथ फेज भी आ गई। और यहाँ पर अगली जो स्टेज थी जिसे हम लोग कहते हैं फेज ऑफ द मैच्योरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, नॉर्मली हम लोग मियोसिस को लेकर के चलते हैं। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आपने बताया कि 3 फेजेस होती है oogenesis की। oogenesis फटाफट लेते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी लेंगे इसको। एक आपने बताया था फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा आपने बताया जो होता है ग्रोथ, और तीसरा होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन को हम लोग जो है 2 स्टेप्स में बांट देते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट, ओके, और दूसरा जो था दैट वाज द मियोसिस सेकंड। क्लियर है? फर्स्ट में क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली पढ़ा ही है सेल डिवीजन के दौर में कि यहाँ पर क्या रिडक्शन डिवीजन हुआ तो इसमें नंबर ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स बढ़ जाएंगे। तो क्लियर है ना? अच्छा, ये सेकंड वाला स्टेप है जहां पर क्या होगा, माइटोसिस की तरह से होगा और सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का यहाँ हुआ कि ये जो सेल थी एक, यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेल्स में बढ़ गई, ठीक है ना? और उसके बाद में प्रोसेस ये होना चाहिए था कि ये सेल्स फर्दर जो है कितने बढ़ जाती, 2 सेल्स से बन जाती। रिजल्टेंट 4 सेल्स बननी चाहिए थी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो बेसिक प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां भी देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के केस में क्या रहता है, एक मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने जरूर थे, लेकिन नॉर्मली 3 डिस्ट्रॉय हुए थे। जो टिपिकल टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के केस में, वही चीज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ भी नॉर्मली ऐसे होता है, अल्टीमेटली इनमें से एक ही ओवम कहिए इसको या सेकेंडरी oocyte कहिए का डेवलप होगा। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं। ऐसे तो पढ़ा था, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू नहीं होता। ये प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ तक जो बात की हमने ग्रोथ फेज, यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा एम्ब्रियोनल स्टेज में, यानी प्राइमरी oocytes बन जाएंगे। ओके, देन इट विल गेट हैंग अरेस्टेड, बुक में लिखते हैं इसको कि इट विल गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट। उसमें भी कौन सी स्टेज बताई थी, डिप्लोटिंग स्टेज। जब आप क्लियर है ना, तो मैंने बताया कि आप प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई बिफोर द बर्थ, और क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो है दे आर अरेस्टेड एट कहां, डिप्लोटिंग।
यस, मैं आपको कल बताया था यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, लिंकेज हो चुका है, जो भी प्रोसेस होते हैं वो आगे हो चुके हैं, बट यहाँ पर जो था डिप्लोटिक स्टेट के बाद में चेंजेस नहीं हुए। ओके, यहाँ तक जो सारा प्रोसेस जो था ये कहाँ हो गया, एम्ब्रियोनल स्टेज में हो गया। क्लियर है ना, बिफोर द बर्थ। दूसरी मेजर चीज क्या थी कि यहाँ पर ये 7 मिलियन जो थी, जो फॉर्मेशन इनिशियली हुआ था अप्रॉक्सीमेट, यहाँ इनका नंबर घट करके 2 से आप कहेगा 3 मिलियन या 4 मिलियन के आसपास रहेगा, बहुत कम रहेगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर के टिल द प्यूबरिटी कुछ नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, साइकिल शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होगा यहाँ पर, इट इज प्यूबरिटी, यहाँ तक क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बट नो चेंज, सीधा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इनके नंबर घट गए, यहाँ पर रह गए 60 से लगभग 70,000। अब मैं इसको 80 लिखा है एनसीईआरटी में, आप 70 मान के चलो, मैं ये चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था, 70 लाख था, हिंदी बोले तो 7 मिलियन इक्वल टू 70 लाख, 70 लाख से कितनी रहेगी, 70,000 रहेगी, ऐसा मानना तो सीधा याद करने में आसान मिलेगा। ओके, बाकी कहाँ गया, मैंने बोला था इसको बोलते हैं फॉलिकुलर, और इसको मैं नाम दे देता था फॉलिकुलर एट्रेसिया। ओके, सिंपल है, खाना पीना का मिला, कंपटीशन हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट थी वो जिंदा बची, बाकी सब थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। यस, बाकी मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी एक काम करती है कि अंदर जो सेल मर गई, कोशिश करेगा कि मैक्सिमम सेल्स को वो फेगोसाइटिस से कॉपी करके बराबर कर दे, ऐसे है ना, तो बच्चा कुछ कुछ नहीं। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि टिल द प्यूबरिटी देयर आर 60 से 70,000 सेल्स बचेंगी, कौन सी, प्राइमरी फॉलिकल्स। एक और जरूरी बात, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं बताया पर ओवरी में बता रहा हूं, एक ओवरी में, तो दोनों ओवरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको मालूम ही है, जस्ट डबल कर देंगे आप उसको। ओके, अच्छा, यहां पर जो स्टेज बनी इसे मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल। यस, कहां तक आ चुकी है, यहां पर ये इसके अंदर जो है ये क्या है, प्राइमरी oocyte, इसी तरह। ओके, यहां लेके चलेंगे, इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। यस, सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, एक बार समझ लेना, इसमें यहां बीच में जो है oocyte हुआ, बस की सपोर्टिंग सेल्स होती है, हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स है इसकी। अच्छा, यहां मैंने बताया इसका नाम सेकेंडरी फॉलिकल है, बट इट आल्सो हैविंग द प्राइमरी oocyte, ऐसे है ना, यहां इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ओके, चलिए, चेंज क्या आया, यहां पर एक मेम्ब्रेन बन गई जिसको हम लोग नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड ज़ोना पेल्लुसिडा। क्लियर बन गई। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर आप एक और बात करते हैं, यहां फॉलिकल सेल जो थी इनमें से कुछ इस तरह से अरेंज हो गई। अच्छा हाँ, एक और मैं छोटी सी चीज बताऊंगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो थी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका अंदर शक्ति। यस, बाकी यहां जो क्लियर है, ये कैसी हुई, एक क्यूबॉइडल क्लियर हो गई एक तरह से फॉलिकुलर सर्कुलर क्लियर। पूछा, ओके, आगे बताया एज में है, बढ़ गया है, नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ती रहेंगी। अब मैंने बताया कि इसके सराउंडिंग में होती है, इन्हें नॉर्मली नाम दे देते हैं कोरोनल रेडिएटा। यस, कोरोना रेडिएटा, यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल में स्पेशल चेंजेस क्या हुए, एक तो कोरोना रेडिएटा पहले से डिफरेंशिएट होनी शुरू हो गई थी, दूसरा यहां पर क्या हुआ कि जो ये ज़ोना पेल्लुसिडा है इसका फॉर्मेशन हो गया, और ये ज़ोना पेल्लुसिडा लास्ट तक रहेगी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगी, मैंने बताया फर्टिलाइजेशन थोड़ी से बाद तक रहेगी। ओके, आगे बढ़ेंगे, मैं मेजर इफेक्ट कहां खत्म होगा, जानबूझकर लिख दिया पहले से, इससे आप लोग पॉइंट मिस कर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, ये टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो गई, क्लियर है ना, टर्शियरी फॉलिकल में पहुंच गए। यस, यहां पर जो है बेसिकली आप कह सकते हैं प्राइमरी oocyte है। एक और चीज, यहां पर एक कैविटी बनने लगी, इसे लोग कहते हैं एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम, कैविटी बनने लगी। एंट्रम है क्या, ये इसमें से कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स बाहर चली, ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। यानी क्लियर है ना, तो तीन चीज बताए, एक तो एंट्रम का बनना, नंबर 2 ज़ोना पेल्लुसिडा का बनना, इससे पहले। ओके, अब बाकी ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया। एक और चीज हम लोग यहां बात की, क्या बोलेगा, यहां पर मैंने बताया ज़ोना पेल्लुसिडा ये है, यहां पर दो में डिफरेंशिएट हो गई, ये क्या हो गई, ये आउटर हो गई, ये क्या हो गई, ये इनर हो गई, ऐसा है ना, इसको आउटर पेल्लुसिडा बोल देंगे, इसको इनर ज़ोना पेल्लुसिडा बोल देंगे। बात क्लियर है ना। चलिए, लास्ट में जो है, हम नॉर्मली बुक्स में 4 फेजेस में शो करता है, तो मैंने 4 फेजेस दिखाए आपको। ये जो है मैच्योर, किसमें चेंज हो गई, ग्रेसियन,
फॉलिकल, सही ना, ग्रेफियन फॉलिकल। और यहाँ पर क्या था कि ये जो है बाकी बताया, इसमें क्या हो गया, एंट्रम बड़ा हो गया, ऐसे ही तो है ना, वैसे कल वीडियो में इसको बता देता मैंने, एंट्रम बड़ा हो गया। ये क्या है, एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ओके। वही पेलिसुडा के जो है वो सॉरी इसका क्या है, बाहर वाले जो मेम्ब्रेन थे इसके हमने उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। बाकी में बताया था एक्सटर्नल जो है ये कैसे होगी, कनेक्टिव नेचर की होगी, ये कैसे होगी, ये सिक्रेटरी नेचर की होगी, होती रहे। एंट्रम था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशलाइज पूछा जाता है आपसे। ये आपने बताया था ओसाइट था, ओसाइट के चारों तरफ जो पहली मेम्ब्रेन होगी, वैसे कुछ और टर्म से बताएंगे आपको, ये क्या होगा, ज़ोना पेलिसुडा। नहीं, उससे भी पहले जो होगी इसे हम लोग कहते हैं विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। क्या होते हैं, इनका सीक्वेंस पूछा है, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, फिर ज़ोना पेलिसुडा, उसके बाहर में जो है वो क्या होगी, कोरोना रेडिएटर, ऐसे है ना। बाकी इनके कुछ अपने टर्म्स मिल जाते हैं। ये जो ग्रेनुलोसा की लेयर थी, इसका नाम होता है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, बताया था ना, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। यस, यहाँ नीचे की तरफ हम बात करें, इसका बेस पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी सराउंडिंग जो होती है, सराउंडिंग द ओसाइट ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है, इनको नाम दे देते हैं दैट इज क्यूमुलस, क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस, ऐसे है ना। नाम से डरना नहीं, बस समझ लेना कहां पर कौन सी स्ट्रक्चर है। दूसरा, यहां पर इसके डिस्क में आप देख रहे हैं, जहां एंट्रम नहीं है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं, ये डिस्क बन गई, इसका नाम दिया था डिस्कस प्रोनिफेरस, ऐसे है ना, होते रहे। ग्रेफियन फॉलिकल बन गए। अब यहां पर फिर बार से बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग आ गए हैं कहां पर, इट इज द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे तो है ना, 14वें दिन पर आ गए हम लोग। यस, 14 दिन के बाद में अब इससे आगे की दो कहानियां होती हैं दो तरह से। नॉर्मली क्या होगा, यहां पर हार्मोन, अच्छा एक और चीज, ये किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जितनी फॉलिकल्स बनेंगी उतना हार्मोन्स रहेगा, ऐसे ही है ना। इसके अलावा ये फॉलिकल जो थी यहाँ पर एस्ट्रोजन भी निकाल रही है, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम लोग बात किया एफएसएच का लेवल था, अल्टीमेटली मेरा मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोजन का लेवल भी लगातार क्या हुआ, यहाँ तक बढ़ता रहेगा। जैसे ये फॉलिकल फटी और उसका लेवल नीचे हो गया। कल बताया था ना आपको, 4 हार्मोन्स का जो एक ग्राफ प्लॉट किया था। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा, दो स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक तो बन जाएगी ये येलो बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, येलो बॉडी, या इसका नाम है कॉर्पस लूटियम, ऐसे है ना। इट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन, ऐसे है ना। अब ये क्या हुआ, बेसिकली ये जो था ये एक तरह से रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद में बीच वाला स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ गया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर था ये सारा सारा इसने कॉर्पस लूटियम बना लिया। यस, इट इज एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन है, हार्मोन्स निकालते रहेंगे। यस, अब इसका जो रोल है वो रिलेटेड है इससे प्रोजेस्टेरोन से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका किससे बताया, एस्ट्रोजन से, इसका किससे बताया, प्रोजेस्टेरोन से। यस, तो जैसे जैसे इसका मिडिल टाइम आएगा तब तक क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा। यूट्रस में, यूट्रस की दीवार जो थी उन्होंने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था, कौन सी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाज रेडी टू कंसीव, ऐसे है ना। उसमें मैंने एक और चीज बताया था आपको, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। दूसरा इसका नाम बताया था सेक्रेटरी फेज, क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो सिक्रीशंस करना शुरू कर देती है। जिसमें प्राइमरी की बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन अबाउट टू नरिशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसे है ना, तो फीटस है उसको नरिश करने के लिए। चलिए, अब इसके बाद का मैं यहाँ पर स्टेजेस जोड़ दिया है, बहुत सारे डायग्राम के साथ नहीं ले पाएंगे। फिलहाल मैंने बात किया आपसे कि इसके बाद में जो प्रोसेस होगा, पहले प्रोसेस लेके चलते हैं हम लोग कैपेसिटेशन। इससे पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पर ये फॉलिकल्स हैं डेवलप हो रही हैं, हर महीने नॉर्मली एक फॉलिकल डेवलप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन। यस, अच्छा, फिर अगले महीने फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वापस आते हैं, नंबर ऑफ द स्पर्म्स। मैंने आपको बोला था कि यहाँ ये जो एग जो निकला है बीच में, इसकी लाइफ कितनी है, ओवम। अब हालांकि इसको ओवम नहीं कहते, इसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ। ओके, तो क्या होगा, इसकी लाइफ होती है 1 डे। ये स्पर्म जो है इसकी लाइफ कितनी होती है, नॉर्मल 3 डे। बात क्लियर है ना, इनसाइड द फीमेल बॉडी, यूट्रस इज पर्टिकुलरली। अब यहां पर काउंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली आपने बात किया था कि एट द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन, जब सीमन निकला
सीमन के अंदर स्पर्म काउंट कितना था? बहुत ज्यादा था। कितना? 200 से 300 मिलियन, ऐसे है ना। अब इतना सारा स्पर्म था, लेकिन अब अल्टीमेटली एग फर्टिलाइजेशन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना रह जाएगा? 1 ppm। मतलब आप ऐसा मान के चलें कि मिलियन में से एक, मैंने बोला 200 से 300 मिलियन, और यहां मैं बात कर रहा हूं केवल 200 से 300 ओनली, ना कोई मिलियन ना बिलियन ना कुछ नहीं। यस, तो 1 मिलियन में से मात्र 200 पहुंचे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ केवल कि नंबर ऑफ द स्पर्म्स कम होगा। क्यों होता है? कल 3 पॉइंट्स बताए थे आपको कि एक तो वेजाइनल जो ट्रैक्ट है बहुत ज्यादा एसिडिक है, मारे जाएंगे। दूसरा कुछ सिक्रीशंस होंगे वहां पर, उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम आती है उन लोग के लिए, कुछ फायदे के लिए सिक्रीशंस है लेकिन मारे जाएंगे। ओके, और तीसरा मैंने बताया था अवरेंट पाथ, ओवरी, ये वाली ओवरी टैग निकाल रही है। यस, ओविडक्ट इधर भी है इधर भी है, कुछ स्पर्म इधर चलेंगे, वहां कोई इनको इंडिकेटर या रेड लाइट नहीं चल रही है ट्रैफिक की, इधर ग्रीन है इधर रेड, इधर जाना है, कुछ नहीं मालूम। ओके, जो इधर चले गए अल्टीमेटली इतनी एनर्जी उनके अंदर है नहीं कि वापस लौट कर आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, वहां की वो सैसे लोग काफी तक बराबर कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये 3 मेजर रीजंस आते हैं ऑप्शंस में। इसके अलावा चौथा आपके एनसीईआरटी नहीं बोली तो हम लोग आगे डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आगे लेकर चलते हैं। मैं बोला था आपको कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या रहता है? बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। जैसे प्लांट्स में होता वैसे यहाँ भी होगा। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो ज़ोना पेनिसुला है, इसकी ज़ोना पेनिसुला में आपका क्या रहता है? रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ZP3 रिसेप्टर्स, ज़ोना पेनिसुला 3 रिसेप्टर्स। ओके, मेजर फंक्शन जो होगा उनका वो होगा आइडेंटिफाई द स्पर्म्स ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, अपने स्पीशीज के जो स्पर्म्स है उनको पहचानना, पहली चीज। यस, दूसरा कैपेसिटेशन में एक प्रोसेस और होता है कि वेजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं अंदर जाने के बाद में स्पर्म्स को क्या वॉश आउट कर देते हैं। मतलब वॉश आउट मतलब खत्म नहीं करना है, उसका मतलब यह है कि उसको कहना चाहिए कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसमें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? लूज हो जाएगी, थिन हो जाएगी। टेक्निकली कहा जाए तो उसमें से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को निकाल लेगा उसमें से। यस, जिससे क्या होगा? इजीली रप्चरेबल होगी। या तो क्लियर है ना? बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो प्रोसेस क्या है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो फटे फटे ना फटे, कोई जरूरी नहीं इस चीज का, ठीक है ना। अच्छा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। आगे पहुंचते हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचे यहाँ पर। डेफिनेटली सही बात है, बहुत सारे स्पर्म जो यहाँ पर फिट होंगे पहुंचेंगे, उनमें से कोई एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा। यस, इस समय तक हमने बात किया था कि जो अंदर बूसाइड है, बूसाइड के अंदर क्या था? पोलर बॉडी फर्स्ट थी। ये क्या था? पोलर बॉडी फर्स्ट। और क्या था? यहाँ पर इसका एग था, सॉरी न्यूक्लियस था। अब मैं आपको कल बताया था कि यहाँ पर जैसे ही पहला स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो एक प्रोसेस होगा कि इसमें जो रुका हुआ, यहाँ मेरी बात मैं मिस किया चीज को, मैंने बोला था कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो था इट वाज अरेस्टेड एट डिप्लोटिंग स्टेज। क्लियर है ना? उसके बाद में जो फॉलिकल डेवलप हुई है, ये फॉलिकल भी अरेस्टेड हो जाएगी। इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकंड। क्यों? क्योंकि मेटाफेज फेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना है। स्पिंडल से नॉर्मली बना नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एग के अंदर कोई भी क्या नहीं होता। स्पिंडल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रियोल चाहिए ना। तो एग के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं है। स्पर्म की बात करें, स्पर्म के पास दो थे तो कैसे था? नॉर्मली यहां ले लेते हैं। आपने बताया था कि ये स्पर्म की मिडिल बॉडी थी, ऐसे था ना। ये क्या था? एक्रोसोम था। ये इसका टेल वाला मतलब ये हेड था एक्रोसोम, और ये इसका मिडिल बॉडी, उसके बाद में टेल होते रहे। मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मली आप बात करेंगे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के नीचे की तरफ एक सेंट्रियोल तो ये होता है, ऐसे है ना। इस सेंट्रियोल को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ऐसे है ना। दूसरा बात ये, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है स्पाइरली अरेंज, और एक यहाँ नीचे की तरफ सेंट्रियोल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द डिस्टल सेंट्रियोल। यस, डिस्टल सेंट्रियोल का काम रहेगा पूंछ को या किसी भी क्या बोलते हैं स्टीयरिंग पर्पस से है, पूंछ को डायरेक्शन देने का, इधर मुड़ना किधर नहीं मुड़ना। बात क्लियर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? जो प्रोवाइड करेंगे टेल को। बाकी सब मैं बता चुका था आपको, ग्लूकोज मिलेगा एनर्जी के लिए, और दूसरा क्या मिलेगा? यहाँ पर कैल्शियम आयन मिलेंगे। सब छोड़ो, आगे चलते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जैसे ही यहाँ पर क्या होगा? इससे पहले मैं बताया था एक्रोसोम जो था इसका हेड, ये क्या हुआ? रप्चर कर गया, और यहाँ पर क्या थे? कुछ एंजाइम्स वगैरह भरे होते हैं, जैसे जोनालाइसिन, जैसे स्पर्मलाइसिन, जैसे यूरिडिनेज, ये 3 नाम याद रखिएगा। ये नॉर्मली क्या करेंगे? ये ज़ोना पेनिसुला के बीच में रास्ता बनाते चले जाएंगे, और आंसर कोरोना रेडिएटा के बीच में,
उसके अलावा क्या करेंगे, या जोना पेलिसुला जो है इसको पहुंचेंगे और इसको चेक कर देंगे। क्लियर है ना? लेकिन सब ये वाला काम नहीं कर पाते। क्यों? केवल एक स्पर्म जो है पहले जो भी पहुंच जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर टू द रेयर, क्या होता है, रेयर टू द रेयरेस्ट, बहुत रेयर केस है जिसमें कि दो स्पर्म्स अंदर एंटर करते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। फर्स्ट स्पर्म में क्या एंटर करना है, केवल इसका न्यूक्लियस। यस, यहां पर क्या होगा, इतना पोर्शन जैसे घुसा दिया दोनों पेलिसुला के अंदर, पेटालाइन मेम्ब्रेन के पास, क्या होगा, यहां पर एंडोसोम तो खत्म हो चुका पहले से ही, अब बचा हुआ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अलाउंग विद द सेंट्रियोल, व्हिच वन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यस, इट विल गेट एंटर इनटू द ओ। अब यहां अंदर चला गया, जैसे ही सेंट्रियोल अंदर जाएगा, इसके बीच में क्या होगा, जैसे आपका दिखाया हुआ, यस लुक हियर, यहां पर क्या, ये फीमेल वाला न्यूक्लियस था, इसको प्रोन्यूक्लियस कह देते हैं, ये क्या था, मेल प्रोन्यूक्लियस था। यस, जैसे ही ये न्यूक्लियस प्लस सेंट्रियोल अंदर गया, इसमें क्या हुआ, स्पिंडल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। यस, जो मेटाफेज सेकंड रुकी पड़ी थी वो आगे का प्रोसेस में चली जाएगी। इसके जाते ही क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ लास्ट में दिखाया था ना, क्या होगा, एक पोलर बॉडी यहाँ बनी थी, अब यहाँ बन जाएगी सेकंड पोलर बॉडी। कुछ काम नहीं है, अब खत्म हो जाना है इसमें। फर्स्ट पोलर बॉडी कभी डिवाइड नहीं करती, करना चाहिए था इसको, लेकिन डिवाइड नहीं करती। सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ये तो वैसे भी डिवाइड करनी है, खत्म हो जाना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर क्या बन गई है, पोलर बॉडी सेकंड बन गई। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब पोलर बॉडी सेकंड बन गई, यहाँ पर क्या रहेगा, बनती रहो, खत्म हो जानी है। नेक्स्ट स्टेज जो है, अगली ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। ओके, अगली स्टेज में मैंने बताया, यहाँ आपको वैसे जरूरत आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं करना। स्पर्म की एंट्री जो रहती है नॉर्मली इस तरह से रहेगी, एक ट्रैक ऐसा और इस बार में करके दूसरी तरफ। क्लियर है ना? यस, ये तो इसकी डायरेक्शन रहेगी जिधर से वो एंटर किया होगा इस तरफ, ठीक है ना? इसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कॉपुलेशन पाथ। क्लियर है ना? इसके बाद में यहां बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन पाथ कहते हैं। क्लियर है ना? फर्टिलाइजेशन पाथ क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने देखा कि जोना पेलिसुला बची हुई है। ओके, कोरोना वगैरह है वो बाद में खत्म होती है, वो अलग चीज है, लेकिन जोना पेलिसुला से मतलब है उसी पर पूछा जाता है। स्टेट इन सर्वाइव क्या हुआ, अल्टीमेटली जुड़े तो क्या बन गया, जायगोट बन गया। यस, कहने को ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हो गया, ये लगभग 19 18 19 दिन के आसपास की बात होगी, ऐसी है ना? क्योंकि नॉर्मली पड़ता है वहां से रिलीज हुआ, उसके बाद ये यानी 14 15 या 16 दिन हो गए लगभग। यस, कहने को ये 16 दिन हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बट हम फर्टिलाइजेशन के व्यू पॉइंट से लेकर चलेंगे तो जायगोट जो है उसको पहला दिन मानकर चल रहे हैं। ये तीन अलग अलग चीज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने बताया 15 या 16 दिन, दूसरा जायगोट बना तो पहला दिन। प्रेगनेंसी को जो है ये अलग से आता है, प्रेगनेंसी जो डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, दे विल काउंट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग। लास्ट ब्लीडिंग जब भी हुई थी उसका पहला दिन जब था उसे मान के चलेगा कि इस दिन को प्रेगनेंसी बंद करना है, मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे बन। या तो क्लियर है? उसी से वो कैलकुलेट करेंगे कि भाई 280 दिन जोड़ दिया और जब बैठ गए उसी हिसाब से बता देंगे डेट ऑफ डिलीवरी। या तो क्लियर है? चलिए, तो तीनों को अलग अलग लेकर चलना, मिक्सअप मत होना। मैंने बताया कि जायगोट में चेंजेस क्या हो रहे हैं। जायगोट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कि एग जो होता है कैसा होता है, एलिसिकल टाइप का होता है। एलिसिकल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर योग जैसी कोई खास चीज होती नहीं है। ओके, ए माने एब्सेंट, ऐसे तो माने एग और वो योग। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ हमने बताया जायगोट है D1 पर, उसके बाद में क्या होगा, अच्छा एक और चीज बोल रही, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ कहाँ हुआ, यूट्रस में एट द एम्पुला पार्ट, ओविडक्ट का जो एम्पुला पार्ट था वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ। एम्पुला से भी थोड़ा सा स्टमस की तरफ खिसकेंगे, वहां होगा। बेसिकली कुछ आपको मिलेगा एट द एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। क्लियर है ना? थोड़ा सा क्या यूट्रस की तरफ खिसकता है। अब डे बाय डे इसके अंदर चेंजेस होंगे, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब शुरू हुआ क्लीवेज। क्लीवेज कैसा होता है, नॉर्मली होलोब्लास्टिक होगा, क्योंकि होलोब्लास्टिक में आपको बताया भी था कि मतलब कंप्लीट जो है जो जायगोट का जो एरिया है उसको पूरा तरह से डिवाइड कर देंगे। यस, रोकता कौन है, योग इसमें है नहीं, जहां योग था वहां दिक्कत आती है, वहां मीरोब्लास्टिक टाइप का होता है। ओके, जैसे वहां पर और किस बात करें जहां बहुत ज्यादा योग है वहां डिस्कोप्लास्टिक बनेगी, छोड़ो उसको, वापस आ जाओ। यहां पर क्या हुआ, डे 2 को ये मैंने ना दिन अपनी तरफ से कुछ जगह बना दी है, कुछ मस्ट है
कुछ जो है मैंने अपनी तरफ से बना दिया जिससे आपको स्टेज दिमाग में सेट है। अब हर दिन की नॉर्मली एक स्टेज मान के चलिए। आपने कहा ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, एक क्लीवेज हुआ। पहला क्लीवेज कैसे बताया, लॉन्गिट्यूडिनल हुआ। यस, लॉन्गिट्यूडिनल हुआ। डे 2 का क्या बन गए, 2 ब्लास्टोमियर बन गए। ये क्लियर है? आगे पहुंचे डे 3 को, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ क्या हुआ, दूसरा डिवीजन हुआ, तो ये बताया हमने फर्स्ट और ये बताया सेकंड हुआ, तो अल्टीमेटली क्या बन गए, 4 बन गए। ये नॉर्मली इस तरह से नहीं बनते, मैं नीचे लिखा हुआ है क्रॉस डबल शेप, तो 2 डबल्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे मान के चलिए। ओके, इस स्टेज को बोला जाता है क्रॉस डबल स्टेज। कितने बने, 4 बने ब्लास्टोमियर्स। ओके, डायग्राम में मैंने इसलिए दिखा दिया आपको इजीली हो जाए। इसके बाद में क्या होगा, बेसिकली अगला डिवीजन ऐसे होता है, तीसरा प्लेन डिवीजन। कितने बन जाएंगे, 8। क्लियर है ना, 8 सेल स्टेज। मैं इसको जानबूझकर इस तरह से शो कर दिया जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब इस स्टेज को 8, इसके बाद में 16 बनेंगे, सिंपल सी बात। ओके, तो 8 या 16 सेल की जो स्टेज होती है, लिखा है ना, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मॉरुला। कहां पहुंच चुका है अब तक, ये अब तक पहुंच चुका है यूटेराइन कैविटी के पास, एंटर कर गया यूटेराइन कैविटी में, ओविडक्ट खत्म हो चुकी है। यस, आप बात कह सकते हैं कि इस्थमस और यूटस का जो जंक्शन है वहां के आसपास क्रॉस कर चुका है। यस, आगे चलते हैं। 8 से 16 सेल स्टेज जो है, इस स्टेज को मॉरुला कहते हैं। मॉरुला सिंपली मींस इट इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बीच में कोई कैविटी नहीं है, बहुत जरूरी पूछा जाता है आपसे। आगे चलते हैं, कब हुआ है, डे 4 को, जरूरी है याद रखिएगा, डे 4 को ये प्रोसेस। ओके, आगे चलते हैं, अगली इसमें डायग्राम दिया है, इट इज ऑन द डे 5। डे 5 को क्या होगा, बेसिकली ये स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोला। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां क्या हुआ, इनके बीच में नंबर ऑफ द सेल्स लगातार बढ़ते रहेंगे। यस, और नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ेंगे तो बीच में क्या कैविटी बनना शुरू हो गई। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसीट। ब्लास्टोसीट के बेस पर इसका नाम क्या होगा, ब्लास्टोला हो गया। यस, अब ब्लास्टोसिला आपने बताया कि नॉर्मली होता क्या है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिला, अच्छा देखिए ज़ोना पेल्लुसिला अभी तक जिंदा है, देख रहे हैं ना। ओके, ज़ोना पेल्लुसिला है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी में डे 5 या डे 6 के आसपास इसमें क्या होगा कि ये नीचे की तरफ कुछ सेल्स होती हैं, ये एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाएंगे। बाकी जो होती है इसकी पेरिफेरी पर जो होंगी उन्हें क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कह देंगे। ट्रोफो नाम से पता लग रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। नीचे जो है एम्ब्रियोब्लास्ट नाम से पता लग रहा है कि शायद ये एम्ब्रियो से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर बनाएंगी, यानी ट्रोफोब्लास्ट किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। ओके, आगे चलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से बेसिकली क्या होगा, लगभग 6ठे दिन से फ्रॉम द डे 6 इट विल स्टार्ट टू रिलीज एक्ससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोगोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कहां आता है, यूरिन में आता है फीमेल के। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूरिन के अंदर ये हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा और वहीं पे यूरिन का टेस्ट करके पता लगा पाते हैं कि हाँ इसमें प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अभी भी इसको प्रेगनेंसी को हम लोग प्रेगनेंसी नहीं मानते जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए। ओके, तो डे 6 में क्या हुआ, स्पेशल में डायग्राम की जरूरत नहीं थी, मैं आपको सिंपली बता रहा है कि यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या करती है, एससीजी बनाना शुरू कर देती है। ओके, इस एससीजी का काम जो होता है वो कॉर्पस लुटियम का काम करना शुरू कर देती है, मतलब इट विल हेल्प टू मेंटेन द कॉर्पस लुटियम टिल 3 मंथ। क्लियर है ना, 3 महीने तक कॉर्पस लुटियम का काम जो है उसको मतलब सपोर्ट करने का रहेगा, इसका एससीजी। यस, बेसिकली कॉर्पस लुटियम मैंने 3 महीने क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 महीने के बाद में प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी। प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी तो अपने हार्मोन्स भी अपने आप बनाएगी और पूरी तरह से न्यूट्रिशन भी ले लेगी। प्लेसेंटा जानते हैं ना, ये मदर का यूट्राइन एंडोमेट्रियम है और ये फीटस का अम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है इसी जंक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। कुछ लोग सोचते हैं कि डोरी पड़ी हुई है इसको कहते हैं, नो, इट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। यस, आगे मैंने बोला है कि कॉर्पस लुटियम थी ये जो है नॉर्मली वही एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन दो हार्मोन्स निकालती रहती है, आपको मालूम ही है। प्रोगेस्टेरोन का काम यूट्रस को और ज्यादा तैयार करना होता है, एंडोमेट्रियम को बिल्कुल रेडी। यस, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं डे 7 पर। अब इसको यहां से हटाते हैं, अब आइए डे 7 पर। डे 7 पर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज इम्प्लांटेशन पूछा जाता है। इम्प्लांटेशन, इससे पहले डे 6 में एक और हुआ था 6ठे दिन में कि ये जो ज़ोना पेल्लुसिडा थी, आप देखना इसके ऊपर कोई ज़ोना पेल्लुसिडा तो नहीं है ना, नीचे एटलीस्ट बनी है लेकिन खत्म हो गई धीरे-धीरे। यस, तो ज़ोना पेल्लुसिडा खत्म हो गई। यस, अब क्या होगा, अल्टीमेटली इसका स्पेशल है नो ज़ोना पेल्लुसिडा डे 7 में। इम्प्लांटेशन कहेंगे क्योंकि
इस कंडीशन में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके लगभग बीच वाले पोर्शन में आ चुका है और वहीं पे जाकर उसने अटैच हो जाना है। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है। यस, द डेवलपिंग कैंची जो भी स्टेज है आपकी, इट विल गेट एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम। दिस इज स्टेज कॉल्ड एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से ही हम लोग मानते हैं जब इम्प्लांटेशन हो गया द प्रेगनेंसी इज कंफर्म। क्लियर है? यहीं से हम लोग प्रेगनेंसी कंफर्म मान करके चलते हैं। ठीक है ना? 5 से D7 से। ओके, आगे चलते हैं। अब हर में कौन सा डायग्राम है, आप इसको उल्टा मान लीजिए। ये वाला पोर्शन इधर है, ठीक है ना? इसको मैंने बताया था कि एम्ब्रियोब्लास्ट बना। ये क्या थी? ये ट्रोफोब्लास्ट थी और ये मान लीजिएगा एम्ब्रियोब्लास्ट थी सपोज, ऐसे है ना? अब यहाँ ये जो मैंने बनाया है एंडोमेट्रियम, बेसिकली जो एंडोमेट्रियम था उसको भी थोड़ा सा ऐसे मान के चले लगभग बना है। यस, आपने बताया एंडोमेट्रियम थी, ये एंडोमेट्रियम है। अब ये क्या है? इस तरह से कवरिंग स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ क्या है? कैप्सूल बना देगी, ऐसे है ना? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये फीटस डेवलप हो रहा है सपोज। ओके, यहाँ क्या होगा? बाद में इसकी प्लेसेंटा बन जाएगी, ऐसे तो होगा। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको शायद पैराइटल एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल एंडोमेट्रियम। कुछ नहीं है, जैसी थी वैसी रहेगी। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम कैप्सुलरिस। कैप्सूल बना दिया ना चारों तरफ, कैप्सूल। ओके, सो इट इज कॉल्ड कैप्सुलरिस। यहाँ ये जो है इसके नीचे की तरफ ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम बेसिलिस। क्लियर हो गया ना? तो एक पैराइटल कोई पेरिफेरी पर है, कोई खास रोल नहीं है उसका इससे लेना देना। दूसरा बताया आपको क्या? कैप्सुलरिस। अब जरूरी बात, कैप्सुलरिस बाद में जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होगा, सीधी बात है इसका एक लिमिट है ना, इसके बाद जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होगा इसका रोल खत्म हो जाएगा। बट कौन सी हमेशा बनी रहेगी? बेसिलिस। क्योंकि बेसिलिस आगे जाकर के प्लेसेंटा डेवलप होगा, उसी से जुड़ेगा ना, तो बेसिलिस हमेशा बनी रहती है। ये दोनों टेम्परेरी लेयर्स। बात क्लियर हो गया ना? ये मैंने कोशिश की है। ये क्या होगा? ये कैप्सुलरिस हो गई, ये पैराइटलिस हो गई और ये वाला ये क्या हो गई? बेसिलिस हो गई, है ना? ये सारे चेंजेस हुए थे कहां? D7 में, 7वें दिन में, जिसको मैंने कहा था इम्प्लांटेशन। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं D8 की तरफ। यस, चलिए अब D8 को देखते हैं। बेसिकली हुआ क्या है? पढ़ा देते हैं। D8 में क्या हुआ था कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट नाम न्यूट्रिशन से है, से जुड़ गई एंडोमेट्रियम से जाकर के। बेसिकली चेंजेस होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है इसमें। डिफरेंशिएशन मतलब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट का खास तौर से मैंने ध्यान दीजिएगा, दो बताया था आपको। एक बताया था इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट जो न्यूट्रिशन से मतलब होगा, एक एम्ब्रियोब्लास्ट जिससे क्या होगा? नाम से पता लग रहा है एम्ब्रियो और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे डेवलप होंगे। रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? इससे रिलेटेड जो हुआ दैट इज उसकी जो 3 जर्मिनल लेयर्स बनेगी, फ्लूइड बनेगा, ये सारी चीजें जो है इसी से मतलब। अब आगे लेके चलते हैं। D8 में क्या हुआ? लुक हियर, अगर आपने कहा था ये स्ट्रक्चर थी, यहां पर ये एम्ब्रियोब्लास्ट था। ओके, दिस एम्ब्रियोब्लास्ट विल गेट डिफरेंशिएट इनटू द टू। ऊपर वाला जो है इसको कह देते हैं हाइपो, इसको कह देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, हाइपो एम्ब्रियोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। यहां देख रहे हैं आप लोग, it will get differentiate into the epi embryoblast and hypo embryoblast। यहां क्या होगा? epi वाला जो है इससे एम्ब्रियो प्लस एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो बनेगा। यस, इससे क्या बनेगा? इससे केवल डिऑक्साइड बनेगा। पहला डिफरेंशिएशन किसमें हुआ? एम्ब्रियोब्लास्ट में हुआ। ओके, नोट कीजिए आप। सही है। यस, दूसरा मैं बताया कि यहाँ जो ट्रोफोब्लास्ट थी, अब डायग्राम में ज्यादा ध्यान दीजिए। ट्रोफोब्लास्ट, इसमें भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे? 3 में। और इसको बोलते हैं जो एक तो आएगा नो सेल एरिया, नो सेल लेयर। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं साइटो एम्ब्रियोब्लास्ट, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट, साइटो ट्रोफोब्लास्ट।
चलो मैं इसको डायग्राम में बता देता हूँ। ये आपने बताया कि नॉर्मली इसके बाद में ये जो सेल्स थी क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, ऐसे थे ना। ये डिफरेंशिएट आउट हो गए, जोना पेनिसुला की दुकानें खत्म हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम लोग लेके चलते हैं कि इसके सराउंडिंग में ये मेम्ब्रेन के डिफरेंशिएशन ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, अब क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट नीचे में थी, यहाँ पर थी, ध्यान है। यहाँ पर दो चीज पर ध्यान देंगे, ये छोटे छोटे क्या है, न्यूक्लियस। इसे हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नो सेल लेयर। यस, ये ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो गई बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ये इनर ट्रोफोब्लास्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेल है इसमें, ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। खास बात इसे हम कहते हैं सिंचियम। सिंचियम मतलब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। सो इट विल गेट डिफरेंशिएट इनटू द आउटर नोसेल एरिया, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके बीच में जिसका साइटोप्लाज्म था, जो उसको क्या बोलते हैं, इसको सिंचियम कंडीशन का होगा, इसीलिए कभी कभी इसको सिंचियोट्रोफोब्लास्ट भी बोल देते हैं, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। ये बात क्लियर होगी ना। तो मेरा मतलब क्या हुआ, D8 पर आने के बाद में डिफरेंशिएशन हुआ दोनों में, एम्ब्रियोब्लास्ट में भी और ट्रोफोब्लास्ट में भी। एम्ब्रियोब्लास्ट दो में बढ़ गई, इपीएम्ब्रियोब्लास्ट और हाइपोएम्ब्रियोब्लास्ट में। इपीएम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो प्लस फ्लूइड बना उसका, नीचे हाइपो वाले से क्या बना, यॉक सैक बना, ठीक है ना। 4 लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियो, कोरियम, एलेंटॉइस और यॉक सैक, ऐसे मान के चलो। यॉक सैक अलग से बन गया, अब यॉक सैक और ये मिलकर के जो है आगे वाली लेयर्स बनाना शुरू करेंगे। ओके, चलिए ऐसे बनता है। ट्रोफो जो था वो नॉर्मली दो में डिवाइड हो गया, एक आउटर लेयर जिसमें कोई सेल नहीं थी, दूसरा इनर वाली जिसको साइटोट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, इसके बीच में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा मल्टीन्यूक्लिएट है, इसको सिंचियल कंडीशन बोल देते हैं, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं इसका नाम। तो क्लियर है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कहेंगे D8 में जाकर के अल्टीमेटली इससे जो होगा हाइपोट्रोफोब्लास्ट जो है, ये डिफरेंट इसी में बना देते हैं डायग्राम में, यानी आगे गलत किया है थोड़ा सा और सब। ये सब तो जो है होता रहेगा, जैसा कि हमने बताया कि ये ट्रोफोब्लास्ट है जैसे भी होगी। यहां जो था एक आपकी क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट, यस, और दूसरे जो थी क्या होता है आपका, ये यॉक सैक बना दिया। तो ये क्या बना दिया इसने, यॉक सैक। ओके, ये क्या बनेगा, यहां पर एम्ब्रियो प्लस फ्लूइड, ऐसे है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों से मिलकर के यहां पर कोरियन डेवलप होगी। मेरी बात क्लियर है ना। आगे जाकर के यॉक सैक और इससे मिलकर के क्या बनेगी, कोरियन बनेगी। नोट करना आप चाहें इसको। देखिए, हाइपोट्रोफोब्लास्ट further develop into extra embryonic mesoderm, ये हाइपोट्रोफोब्लास्ट थी, ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यस, और इसकी जो पेरिफेरी है, जो आउटर बाउंड्री है, इट विल डेवलप इनटू द कोरियन, ठीक है ना। ओके, अच्छा, जबकि नोट करें एपिम्ब्रियोब्लास्ट का, इससे मैंने बताया था आपको क्या बन जाएगा आपका फीटस और एम्ब्रियोनिक फ्लूइड। हाँ, तो जैसा इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ये क्या बन गया, यॉक बन गया, यस, यॉक में बीच में क्या बनाएंगे, मेसोडर्म बन गई। ओके, और इससे क्या बन गई, कोरियन बन गई। इधर इधर हम लोग बताया, यहाँ पे हमारा हो रहा है एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इसमें
ये एम्ब्रियो है और इसके चारों तरफ जो फ्लूइड भरा रहता है इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड बोलते हैं ना। यस, ये एम्ब्रियो है और इसके आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, बाउंड्री जो है क्या बना दी? एम्ब्रियो बना देगी। ये अब एक चीज और नोट कर लें, ओके, एम्ब्रियो, यस। अब ये दोनों मिलकर के इससे क्या बना? एम्ब्रियोन। ओके, और यहां से मिलकर के इसमें ट्रोफोप्लास्ट के साथ में मिलकर के क्या बन गया? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना? सो दीज आर द चेंजेस ऑफ डे 9। फटाफट नोट कर लें। द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फ्रॉम umbilical cord takes place on day 9। क्लियर है ना? 9वें दिन ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां हमने बात की 9वें दिन। अब बाकी के जो चेंजेस हैं पुराने वालों को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। 9 दिन का मतलब पहले फर्स्ट में टोटल प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं, 3 महीने के सेट। पहला 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच वाले, फिर लास्ट वाले 3 महीने जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर। क्लियर है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो मेजर चेंजेस जो है शुरू के 9-10 दिन में जो होती है ये जरूरी है, पूछे जाते हैं आपसे। ओके, उसके बाद जो चेंजेस हैं आपने बताया था चौथे महीने में क्या हुआ था? यॉर्क सेट बन गया था। यॉर्क सेट से क्या हुआ? जर्मानियल एपिथेलियम बनने लगी थी, मालूम है ना? चौथे हफ्ते में, यानी पहले महीने के लास्ट तक। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करें हम लोग तो फिर आपने कहा था कि दूसरे 8वें हफ्ते के लास्ट में, सेकंड मंथ के लास्ट तक क्या हुआ था? गोनेट्स प्रॉपर्ली विजिबल होने लगे थे। ओके, कुछ पॉइंट्स आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। यहां आपसे ना गैस्ट्रेशन के बारे में पूछता है। 2-3 आप एग्जांपल्स याद रखिएगा जो आपके नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं। ह्यूमन का कितना है? 280 डेज, मालूम ही आपको, मालूम होना भी चाहिए। बाकी डॉग, कैट वगैरह का इनका भी बात करता है, तो इसमें आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये कितना होता है? नॉर्मली 60 से 65 दिन। बिल्ली का थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, यहाँ 55 से लेकर के 60 दिन का कर दीजिए। ओके, तीसरा जो पूछता है वो करता है मैक्सिमम। मैक्सिमम किसका होता है? जो सबसे बड़ा एनिमल हो जमीन पर, कौन सा? एलिफेंट। ओके, तो मैक्सिमम गैस्ट्रेशन इन केस ऑफ द मैमल्स दैट इज ऑफ एलिफेंट। कितना होता है? लगभग 600 से 650 दिन के आसपास। 600 2 साल के आसपास पहुंच गया ना? नहीं, 600, हाँ सही, 2 साल के आसपास पहुंच गया। तो अप्रोक्सीमेट 22 महीने के आसपास का हम लोग उसको लेकर के चलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड ऑफ इसका एलिफेंट। तो क्लियर है ना? अब मंथ में रिकॉल करना चाहें ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फिगर नहीं मिलेगी आपको, राउंड ऑफ में मिलती है। एलिफेंट की बात करेगा तो 22 महीने दिमाग में सेट रखिएगा। आप ये डॉग एंड कैट के बारे में बात करेगा तो आप लगभग 2 महीने से ऊपर का टाइम याद रखिएगा। ठीक है ना? 60 दिन या फिर 65 दिन या 55 दिन ऐसे कुछ चला इवन का, ठीक है ना? अच्छा, अब जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को फटाफट नोट कीजिए। मेजर चेंजेस जो मैं पूछे गए वही केवल नोट किए हैं। नॉर्मली क्या होता है? लेकिन टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, यानी चौथे हफ्ते के बाद, टिल द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा? हार्ट इज फॉर्म। हार्ट इज फॉर्म, और हार्ट में पहले क्या बनेगा? SA नोड बनेगा। आते हैं ना? इसी में आप नोट कर लें कि इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ फिटस। फर्स्ट साइन ऑफ द फिटस। यस, अब अल्टीमेटली क्या होगा? बेसिकली 2 तरीके हैं लोग यार, इसमें क्या रहेगा? 2 तरीके आपके पास में। एक तो सिंपल ये है कि जो आप क्या बोलते हैं उसको सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उसके थ्रू, उसमें क्या दिखाई देगा? आई पर्सनली सी दैट कुछ नहीं, जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है ना, उसमें डॉट 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 दिखाई देते रहते हैं पूरी के अंदर, बस कोई एक डॉट डार्क और लाइट होनी होगी बार बार। वो क्या है? उसका ऐसे नोड है। डॉक्टर उसी नोड को ढूंढती है कौन सी डॉट है इसमें, बस उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके वो कहते हैं हाँ इसका हार्ट जो है बनना शुरू हो गया, पल्स जनरेट हो रही है। सो इट इज द फर्स्ट साइन। कब दिखाई देगा? पहले महीने के लास्ट में। दूसरी बात, बुक्स में लिखा रहता है इसके बाद में आपको अलग से चाहे स्टेथोस्कोप से उसकी आवाज सुन सकते हैं, बट दैट इज नॉट क्लियर, क्योंकि उसमें मदर की आपको पहले ज्यादा तेज सुनाई देगी, फीटस की तो बहुत हल्की होगी, उसमें बहुत छोटा सा बन रहा है। तो क्लियर है ना? मेरा कहने का मतलब ये हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट और
pulsation in the acidium is the first sign of fetus. क्लियर है ना? विच कब तक होगा? एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, चौथे हफ्ते के बाद में. नेक्स्ट नोट कीजिए, एट द एंड ऑफ 8th वीक, 8th वीक क्या होगा? उसके हाथ पैर बनने लगेंगी, उंगलियां बनने लगेंगी, निकले डिजिट्स, लिम्स एंड गोनेट्स. ओके, क्लियरली लीजिए. इसके बाद में लीजिए नेक्स्ट. उसके बाद पूछा जाता है आपका क्या नाम है, 12 दिन, 12 मंथ. अब 12 मंथ का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट. ओके, लिखिए टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. नेक्स्ट लिखिए टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और द 12th वीक yes. लिखें most of the visceral organs, फटाफट लिखें most of the organs, most of the organs, limbs, दोनों हाथ पैर दोनों, ओके, genitals, are clearly visible. ठीक है ना? चलिए आगे पहुंचते हैं. जेनेटल में क्या मेल के बारे में बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर उसको पता ही नहीं लगेगा, मेल की जरूरत लगेगा. यस, और ऐसे ही बात यहाँ पर भी आती है कि नॉर्मली इस दौर में जो है मतलब 2nd मंथ के लास्ट तक अल्ट्रासाउंड वगैरह पर भी थोड़ा सा अभी आपको पढ़ेंगे ना, एमनियोसेंटेसिस एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी क्या लगता है एमनियोसेंटेसिस का यूज किसी और भी बनाया गया था, लेकिन कुछ और यूज करने लगे उसको. क्या करने लगे? सेक्स में यूज करने लगे उसका फोरकास्ट करना, मतलब जो डेवलपिंग बेबी है उसका सेक्स पता करने के लिए, मेल है कि फीमेल चाइल्ड है, ओके, उसलिए यूज करने लगे. अब उसमें मतलब पूछा भी जाता है कि यहाँ पर कई सारे फैंस हैं. उस समय अगर अल्ट्रासाउंड करते भी है डॉक्टर तो किसी भी हालत में जहाँ उसके जेनेटल्स हैं उसके आसपास तो नहीं ले जाएंगे. क्यों नहीं ले जाएंगे? यानी कि अल्टीमेटली वही चीज़ है कि फीमेल फिटिसाइड वाला केस ना हो. आप गार्जियंस को बता देंगे, फिर उस हिसाब से उनकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, उनका माइंड सेट चेंज हो जाएगा. मेल बेबी है तो हो सकता है तो उसको अच्छे में लेके चले, फीमेल बेबी है तो उसको हो सकता है नेगेटिव में लेके चले. इसीलिए गवर्नमेंट रूल से उसका अकॉर्डिंग जो है वो गाइड या एमनियोसेंटेसिस के दौरान या उसको क्या बोलेगा आपका सोनोग्राफी वगैरह जो भी हो रहा है उसके दौरान उसके जेनेटल्स के आसपास प्रोब लेना. ओके, चलो वापस आते हैं. नेक्स्ट लीजिए फटाफट. एट द एंड ऑफ 6th मंथ, 5वें महीने में, हेयर ऑन द हेड, उसके सर के ऊपर छोटे छोटे बाल दिखाई देने शुरू. ठीक है फटाफट, हेयर ऑन द हेड. नेक्स्ट लीजिए एट द एंड ऑफ आप बताइएगा 6ठे मंथ यानी 2nd ट्राइमेस्टर. फटाफट लिखिए एट द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर. ओके, यहाँ क्या होगा? फटाफट लिखिए आईलिड्स, आईलैशेस फॉर्म. आईलिड्स, आईलैशेस फॉर्म. क्लियर है ना? ओके, अच्छा अब आगे आते हैं. इसमें एक छोटा सा पूछा था टेराप्टोजेंस क्या होते हैं. टेराप्टोजेंस उनके लिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे एजेंट्स हुए जो क्या हुआ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर उनका इन्फेक्शन हो जाता है या वो फीमेल की बॉडी में पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? कुछ अबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं, मतलब फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यस, तो टेराप्टोजेंस क्या हुए इसके एग्जांपल जरूर नोट कर लीजिएगा. इट इंक्लूड द वायरसेस, टेराप्टोजेंस आर द एजेंट्स which leads to the abortion during the first trimester, which mainly include herpes virus, rubella virus, और तीसरा साइटोमेगालोवायरस. ओके,
चलिए इसके बाद में प्रोसेस आता है वही 280 दिन पूरे हो गए, क्या होगा, पास्चुरेशन होगा, बर्थ होगा। यहाँ पर मेजर पॉइंट्स में आप केवल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो हार्मोन्स का मेजर रोल है, कौन सा, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। ओके, दोनों दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, रिलैक्सिन प्लेसेंटा से और ऑक्सीटोसिन जो था वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऐसे ही जाना होगा ये कि यहाँ से मैसेजेस जो है, जो टाइम पूरा हो जाएगा उस कंडीशन में क्या मैसेज पहुंचेंगे ऊपर ब्रेन के पास, वहां से हाइपोथैलेमस को मैसेज, हाइपोथैलेमस से सॉरी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन पर, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि यूटेराइन मसल जो, अब जरा ध्यान दीजिए, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम थी जहाँ पे स्मूथ मसल्स है, उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, छोटा होना शुरू होगा। अल्टीमेटली क्या है, प्रेशर बनाना शुरू करेगा नीचे से। ओके, प्रेशर बनाना शुरू करेगा, पहली चीज। दूसरा, यहां क्या होता है, एक रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, वो क्या करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जॉइंट्स है आगे की तरफ बोन्स का, प्यूबिक बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस, आगे की तरफ। प्यूबिस जो जेनिटल्स के पास में है, इस पे क्या है, स्ट्रेचिंग करना शुरू करेगा धीरे धीरे। इसी कंडीशन को लेबर पेन कहते हैं। ये सिम्टम्स पहले ही शुरू हो जाते हैं डिलीवरी से, डिपेंड करता है कि 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, जितने देर पहले। ओके, ऐसे साइन जब आने लगेंगे उसी समय उसको डिलीवरी रूम में ले जाएंगे उसी हिसाब से, और क्या होगा, फिर वहां पर डिलीवरी हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा लगातार। रिलैक्सिन जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसमें स्ट्रेचिंग करेगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, टियर हो जाएंगे पूरे पूरे जो इसके लिगामेंट्स हैं। ओके, क्या होगा, बिल्कुल फट जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसी को लेबर पेन कहते हैं। ठीक है ना, पार्चुरेशन हो गया, पार्चुरेशन होने में बाहर आ गया, क्या होगा, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, प्लेसेंटा को निकाल लिया जाएगा बाहर। ठीक है ना, जो जंक्शन हो आपका, जंक्शन है, जब उसको हटाएंगे तो क्या वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट करके कुछ आएगी बाहर। ऐसे तो है ना, कुछ फीटस के भाई जो सेल्स है। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि जो प्लेसेंटा है वो जब आएगा बाहर निकल के तो ब्लीडिंग भी होगी साथ साथ। ठीक है, तीसरी बात, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसमें कट लगा देंगे, क्राइंग सिम्टम्स आएंगे, उसमें रोएगा तो उसके बाद लंग्स पहली बार काम करना शुरू करेंगे, पहली बार एयर अंदर जाएगी, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है एम्नियोटिक फ्लूइड उसको निकाल देंगे। ये सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। बात क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने मेजर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी को कोशिश की आज कवर करने की। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हैं, फटाफट इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करें। कोशिश करें कल वाला लेक्चर अगला टॉपिक के लिए हो, ठीक है ना, एज पर द शेड्यूल। मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यही से सवाल शुरू कर देते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन तो आप पहले से जानते हैं ना, a total well-being in all aspects of the following factors. Yes, अगर हम लोग हेल्थ के कुछ पॉइंट्स को लेकर के चले तो इन सारे क्षेत्रों में सब कुछ सही हो, इसी को हम हेल्थ कह देते हैं। दोनों डेफिनेशन अगले वाले चैप्टर आएगा ना आपका 7th और 8th यूनिट में हेल्थ एंड डिजीज आएगा, ठीक है ना, वहां आप लोग हेल्थ की डेफिनेशन लेंगे। दोनों डेफिनेशन लगभग एक जैसी है, बस यहाँ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, वहां जनरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। यस, देखते हैं फटाफट पॉइंट्स। कोशिश किया उसको समराइज करने की, जिससे कि हम लोग विद इन द टाइम इसको कंप्लीट कर पाए। ओके, हमने बात किया था इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। इट इज अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, इट इज फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल और बिहेवियर। यस, ध्यान रखना, पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन 4 एस्पेक्ट्स से रिलेटेड अ टोटल वेल-बीइंग इन फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द हेल्थ, मतलब फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज सोशल, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल एक्सेट्रा, जो भी रहा, ये डेफिनेशन है। यस, अब दूसरा मेजर पॉइंट जो आता है इसमें वो लेके चलते हैं कि इसमें ओके, इसमें मेजरली 5 पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। कौन सा होगा, एक तो लेके चलते हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसकी, यस, किससे रिलेटेड, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है,
क्या क्या रणनीति सरकार के द्वारा बनाई गई, समस्याएं क्या है, समस्याओं के आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी। यस, आपको बहुत सारे कानून भी पढ़ने होंगे। दूसरा लेकर के चलते हैं, इट इज द मेजर समस्या कहां पर आती है, इट इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट एंड बर्थ कंट्रोल। क्लियर है ना, समस्या है, समस्या का समाधान क्या है। यस, मेजर समस्या पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं लोग। तीसरा लेके चलते हैं, यहां पर लेके चलेंगे बर्थ कंट्रोल है, तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, एमटीपी हो सकता है। एमटीपी में हम लोग बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है ना, प्रेगनेंसी हो गई है, अब वो बात की बात है, उससे पहले हम लोग उस प्रेगनेंसी को कैसे खत्म करें, अबॉर्शन वगैरह जो भी वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इट इज रिलेटेड विद द एसटीडी कह लीजिएगा या एसटीआई कह लीजिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यस, उसको हम लोग स्टडी करें। अगला जो आता है एट लास्ट, इट इज अबाउट द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे है ना, हर साल लोग क्वेश्चन को लगभग क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, इसी की वजह से जाते हैं एक ही करके मिलेगा क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल as we are just discussing here about, यहां सबसे पहले लेकर चलते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग कब था, 1951 से शुरू हुआ। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया गया RCH। कब किया था, थोड़ा देख लीजिएगा, ये शायद 70 के आसपास कुछ हुआ है। इसको नाम दिया, इसका जो नया नाम था that was related with the reproductive and the child health programs। इसका मतलब क्या था, reproductive and child health programs, नाम बदल दिया इसका। ओके, पहले बताया तो उसके साथ बोला था कि नहीं बदल में reproductive health को जोड़ दिया पूरा पूरा, उसका फादर भी इंक्लूड हो गया और भी चीजें बाकी बच्चे का तो है ही साथ। ठीक, RCH को नॉर्मली पूछ लेता है। चलिए जी, इसके बाद में बात करता है यस, और कोई खास बात नहीं है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे इससे प्रॉब्लम से रिलेटेड। प्रॉब्लम जो है उसमें ये सारी चीज तो आएंगी, बाकी कुछ जनरल से चीजें जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अवेयरनेस नहीं है अबाउट सेक्स ऑर्गन्स, जानकारी नहीं है, सेक्स एजुकेशन की कमी है हमारे सिस्टम में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, हम मेजर जो बात करना चाह रहे थे, यहाँ पर बनता है एम्ब्रियो, अभी जिस बारे में बात कर रहा था, सिंथेसिस। ओके, आम भाषा में अल्ट्रासाउंड जैसा कुछ बोलते हैं। हाँ, एम्ब्रियोसेंटेसिस जनरली कब किया जाएगा, वो जरूरी चीज बिटवीन 16 से 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ज्यादा क्लियर है ना बात? ठीक है, बेसिकली होता हाँ यस मैं बताया, एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली करते क्या है कि आपका प्रोब लेंगे, मतलब जो एक सॉल्यूशन लगाएंगे एब्डोमेन पर उसके, और उससे क्या है आप क्या कहना चाहिए कि आपने पढ़ा ना डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स में, डॉपलर इफेक्ट के थ्रू जो है उसका स्कैनिंग को बोर्ड पर देख उसमें देखते रहते हैं मॉनिटर पर। यस, उसी हिसाब से टॉप चेंज करते रहेंगे। फिर क्या होगा, उसका जो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है उसमें से कुछ ड्रॉप्स ले ली जाएंगे। ठीक है ना, जनरल में इसके थ्रू हम लोग 2-3 चीजों को पता लगाते हैं, जैसे उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। किस तरह की डिफॉर्मिटी मैं अभी नोट कराऊंगा। एम्ब्रियोटिक फ्लूइड ले लेंगे, उससे हमें क्रोमोसोमल डिफरेंट प्रॉब्लम्स का पता लगता है। क्रोमोसोम में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी स्ट्रक्चर में, शेप में या और किसी चीज में, क्योंकि आप म्यूटेशन में पढ़ेंगे क्रोमोसोम में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो बहुत बड़ा चेंज आगे वाली जनरेशन में हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकती है किसके लिए, जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके लिए। ठीक है ना, तो मैं पहले बता दिया कि अगर कोई ट्रीटमेंट है पॉसिबल तो उसको किया जाएगा, अदरवाइज जैसा भी इसका सॉल्यूशन होगा। क्या फिलहाल जरूरी है तब किया जाता है 16 से 22वें वीक। ओके, अब इसके बाद में क्या होगा, टू फाइंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या इन हम लोग सिंड्रोम क्या देते हैं, क्या करेंगे, इसका यूज है नंबर 1 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना, या इसको हम क्या देते हैं सिंड्रोम। कौन से जितने सिंड्रोम आपको नॉर्मली मालूम है आप लिख दीजिएगा, चाहे उसमें डाउन सिंड्रोम हो, चाहे उसमें कटआउट सिंड्रोम हो, चाहे उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे उसमें टर्नर सिंड्रोम हो, ये सारे सिंड्रोम से रिलेटेड है। ये आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड है। डाउन वाले में किसी वाले में ट्राइसोम हो जाती है, कटआउट में आपको मालूम 5 में शायद हो जाती है, क्लाइनफेल्टर में सेक्स क्रोमोसोम्स है और टर्नर सिंड्रोम में वही सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। बात क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द एम्ब्रियोसेंटेसिस, तो आप बताएं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दूसरा हम बात करें मेंडेलियन
डिसऑर्डर्स, यस, मेंटली डिसऑर्डर्स के अंदर नॉर्मली विजिबल नहीं होंगे वहां क्या होगा, आपने नॉर्मली क्रोमोसोम्स का जो वो लेके चलेंगे, तो इसमें आप ले लेंगे जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, यस, और फटाफट नोट कर लें सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होगा, जो कम्युनिटी फ्लूइड है उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, और सिकल सेल एनीमिया, दूसरा हीमोफीलिया, ओके, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पता लगाएंगे। तीसरा बात करते हैं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन क्यों लगाया, सीधी सी बात है, लोग उसका यूज सेक्स डिटरमिनेशन के लिए करने लगे, अल्टीमेटली दैट वाज लीड टू द फीमेल फिटिसाइड। बात क्लियर है, क्या बोलते हैं उसकी कन्या भ्रूण हत्या जो ये नाम है, वो समस्या आने लगी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी तरफ जो है बैन लगा दिया या फिर उसके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए। यस, चलिए अब अगले इशू आता है, इसमें और कोई ज्यादा मेरे पॉइंट नहीं, इतने मेरे पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी डिटेल अभी प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे तो नए नए तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चन मान लो क्लियर है। तो मेरा बताया सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, या जो भी आप उसके केस में पढ़ते होंगे उनको आप देख लीजिए। फटाफट आते हैं, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन में आप याद रखिएगा सेंसस, सेंसस जानते हैं जनगणना, ओके, गवर्नमेंट ग्लोबली हर 10 साल बाद में पॉपुलेशन काउंटिंग कराती है। अभी ये 21 में होनी थी लेकिन कोविड की वजह से वाला डिले हो गया, जब भी कराई गवर्नमेंट, ओके, अदरवाइज हर 10 साल बाद में ऐसा नॉर्मली होता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कुछ डाटा लेकर के चल रहे हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, याद में रखने पड़ेंगे आप। मैं कहता हूँ चलो एक तो हम बात किया इंडियन फ्रेंड्स की तरफ दिया, और दूसरा लेकर चलते हैं इंडियन तरफ वर्ल्ड, सही है ना, इसको यहाँ भी वर्ल्ड। यस, पहला डेटा जो बात करता है इंडिया में, ये कहता है सॉरी ग्लोबली 1900 में, यहाँ लेकर चलिएगा 1900 में, इससे आपको 100 साल के बारे में पता लग पाए। इंडिया का कोई डाटा नहीं, लोगों को कहता है हमारा इंडिया था ही नहीं, तो ब्रिटिश वाला इंडिया था, समस्या उनकी थी। यहाँ एक कहता है ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन, बिलियन जानते होंगे आप लोग ना, 1000 गुना 1000 गुना 1000, 3 बार गुना कर दीजिएगा, हो गया ना, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, ओके। अभी खुशी की बात है हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, 1.37 के आसपास पहुंच गए, खुशी की टेंशन की बात है, एनीवे यहाँ तो क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद में अगला जो डेटा लेकर के चलता है वो कहता है कि 2000 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी दैट रीच टू द 6 बिलियन, मैं यहाँ भी तरह से यहाँ लेना हूँ, 2000 में ग्लोबल पॉपुलेशन कहाँ पहुंची, 6 बिलियन पर, यस। इसके बाद बात करेंगे 2011 में कितना है, 7.2 के आसपास बिलियन, ये दुनिया की बात है। अब हम अपने बारे में बात करते हैं, इंडिया कहता है कि सब हमारा डाटा तो जब से मानो जब से हम आजाद हुए, जब से इंडिया में हमारी अपनी गवर्नमेंट चलने लगी, क्योंकि हम उसके लिए थे जिम्मेदार जगह से, ओके। तो पहला डाटा जो लेके चलता है वो 1947 का लेता है, यानी 1947 वर्ल्ड का मुझे यहाँ पर, ओके। उस समय क्या था, लेकिन इससे पहले ही बहुत समस्या थी, उससे पहले तो हमारे सामने गिनती हुई पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, सबकी होगी नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगा। अपना जो पहला डाटा आता है वो आता है 1947 का, इसमें हम लेके चलेंगे 350 बिलियन, 350 बिलियन है यहाँ, ओके। 2000 तक आते आते हमने सेंचुरी मारी, अल्टीमेटली हम पहुंच गए कहां, 1 बिलियन पर, यस। 2000 आते आते शायद हम 1.2 के आसपास थे, अभी फिलहाल में हम लोग 1.37 से ऊपर आ चुके हैं, ऐसे तो है ना, थोड़ा ध्यान रखना, पूछेगा नहीं, करंट रुपीज का कोई वैसा डाटा नहीं है, वो तो हम लोग मोबाइल ऐप से देखते रहते हैं, कोविड में बहुत 1.2 बिलियन के आसपास यहाँ पर पहुंच गई, तो क्लियर है ना। एक जरूरी चीज, ग्रोथ रेट फटाफट नोट कर लें, ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया का ग्रोथ रेट है 1.75 के आसपास, वर्ल्ड का देखना क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यस 1.75 के आसपास, ओके। इतने की स्पीड से नॉर्मल पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। वर्ल्ड का क्या है ये आप लोग खुद देख लीजिए, कारण क्या है इसका इतनी तेजी से बढ़ने का, सिंपल सी बात है, हमने जो फैसिलिटीज दे दी इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। फैसिलिटीज क्या हो गई, सीधी सी बात है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, क्या चीज याद रखना, इट इज मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी को डेथ रेट बोलते हैं, इट इज मॉर्टेलिटी, किसकी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, माँ पार्चुरेशन के टाइम पर प्रसव अवस्था में पहले ज्यादा मरती थी औरतें, कारण ये था कि उसमें प्रॉपर कैंचिंग हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, ओके, अनट्रेन्ड दाई वगैरह होती थी मिडवाइफ, और वो अपने तरीके से करती थी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो अक्सर उनकी डेथ हो जाती थी, बात क्लियर है ना। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं, अब हमने फैसिलिटीज दे दी है, ट्रेन नर्सेज हैं, तो क्या हुआ,
मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया। वही चीज बच्चे के साथ में भी है, मदर मरती थी तो उसी कंडीशन में क्या है छोटे बच्चों की डेथ भी ज्यादा होती थी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इट इज इन्फेंट माने नवजात शिशु होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये भी क्या हुआ, कम हुआ। तो ये दो मेजर कॉजेज हैं, क्या दोनों में गिरावट आई है, इस वजह से क्या है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा बढ़ गया। हमारा क्या पूरा ग्लोबली बढ़ गया सब दुनिया में। ओके, अफ्रीका जैसे कंट्री में बढ़ना शुरू हो गया। ओके, चलिए आगे लेके चलते हैं। अब आते हैं फटाफट अगले टॉपिक पर। यहाँ पर दो तीन चीजें लेके चलनी है, थोड़ा लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं जितना हो जाता है, बाकी फिर जेनेटिक्स लेना है। अलग कौन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे क्या नाम है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, कुछ भी आपकी द चॉइस इज योर्स। ओके, आप लोगों को पसंद है जो मुझे बता दीजिए उस हिसाब से हम प्लान करते हैं उसको। ओके, आप तो सारे यस नेक्स्ट लेके चलते हैं, दे आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मैमल्स। ओके, यस सिंपल सी बात है, जब हार्मोन्स निकलेंगे, एज आएगी, सोशल कस्टम्स पूरे होंगे, शादी वगैरह हो जाएगी, तो पॉपुलेशन तो मतलब रिलेशन तो बनेंगे आपस में, रिलेशन बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब क्या हो सकता है हमारे पास में रोकथाम के तरीके, बचाव के तरीके, उनको स्टडी करना है। यस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है इनको चार में डिवाइड कर देते हैं। एक दैट इज द नेचुरल, ओके, दूसरा लेके चलते हैं दे आर द फिजिकल या इनको बैरियर भी कहते हैं। यस, तीसरा जो आता है दीज आर द केमिकल, और चौथा जो आता है दे आर द सर्जिकल। ओके, ये चार मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब डॉक्टर साहब खुद आ गए, अब आगे चीज होती है नेचुरल मेथड से हम लोग बता रहे थे कि इसमें बेसिकली तीन चीज आती है। ओके, आजकल बहुत करेंगे इसको। एक तो इसके अंदर आएगा इट इज एक्सेप्टेंस, और इसको हम लोग कहते हैं यस प्री इजैकुलेटरी विड्रॉल। क्लियर है ना? दीज आर द नेचुरल के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि सबसे सेफ है, नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फेलियर का रेट सबसे ज्यादा नहीं है। यस, प्री इजैकुलेटरी विड्रॉल। दूसरा इसमें आता है इट इज लैक्टेशनल एमेनोरेया। यस, और तीसरा जो आता है इट इज द क्या था पीरियोडिक एब्सेंटीनेस, पीरियोडिक एब्सेंटीनेस। ओके, है क्या ना, मीटिंग हो रहा है। यस, डिपेंड करता है इसके ये सारा दारोमदार किसके ऊपर, मेल के ऊपर है। अब उसको लगा कि इजैकुलेशन होने वाला है, उसी समय क्या हुआ, यानी कि फीमेल की बॉडी से, यानी कि जो इसमें इंजेक्शन है, ओके, आउटसाइड फीमेल बॉडी, ऐसे तो है, फीमेल की बॉडी से बाहर इजैकुलेट किया जाए, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है उसका कंट्रोल है, पता लगा, अदरवाइज क्या अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो चांसेस बन जाएंगे। दूसरी बात यहां पर लेके चलते हैं पीरियोडिक एब्सेंटीनेस। कल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये चीज देखा कि 14th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। यस, 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, तो हमने कहा कि जो पीरियड ऑफ रिस्क है 10 से लेकर के 17 तक मान लीजिए, ये क्या होते हैं, दीज आर द रिस्क डेज, जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेरी बात क्लियर है ना? बहुत कोई नॉर्मल केस है तो अलग बात हुआ, अदरवाइज बाकी के जो दिन बचे हुए हैं इन 7 दिनों को छोड़ करके, उसमें क्या हुआ, उसमें नॉर्मली क्या होगा, कोई चांसेस नहीं बनेंगे। तो इन दिनों में जो है प्रिवेंट मतलब इसको बोलेंगे कि नो मीटिंग, इस समय जो है रिलेशन ना बनाए, सीधी सी बात। तीसरी चीज आती है यहाँ पर लैक्टेशनल एमेनोरेया। ध्यान रखना, ये क्या हुआ, अप टू 6 मंथ। यस, बच्चा पैदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे तब तक क्या होगा, वहां पर जो हार्मोनल कंट्रोल है, ऑक्सीटोसिन वगैरह जो हार्मोन्स निकलेंगे, और क्या नाम इसका वो, अरे प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन जो है इफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली क्या वहां पर नई फॉलिकल वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हुआ ये एंटागोनिस्टिक रहेगा एक तरह से, एफएसएच वगैरह का फॉर्मेशन वहां से रोक लेगा ब्रेन से। तो जब नई फॉलिकल नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं बनेगी। यानी जब तक एक मदर आफ्टर द बर्थ बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं कंटिन्यूअस, ओके,
तब तक उसके अंदर नया साइकिल नहीं शुरू होगा, और नया साइकिल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी की चांसेस भी कम है। मेरी बात क्लियर है? तो 3 मेथड्स आते हैं इसमें। अगला बात करते हैं फिजिकल और बैरियर मेथड्स। फिजिकल और बैरियर मेथड्स में इसमें क्या है, नॉर्मली बैरियर्स को यूज करेंगे। मेल के लिए क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, हमने कहा अभी लोग 2 कैटेगरी लेके चलेंगे। एक तो वंस यूज, सिंगल यूज, जैसे मेल के केस में क्या होता है, आपने डिजाइनर कॉन्डोम, और फीमेल के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ डिजाइनर कंडोम। जरूरी बात क्या, ये एक बार यूज होते हैं। ऑल्सो फॉर इसके लिए एसटीडी, बात क्लियर है ना, एसटीडी में क्या कर रहे हैं साइड सारे। उसके बाद लेके चले क्या पता है, सिंगल यूज होता है, हाँ सिंगल यूज, बस यही और कोई खास बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सक्सेस के रेट थोड़ा सा अच्छे हैं, बाकी के सारे मेथड जो है कहाँ है, फीमेल पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे, ऐसे बेहतर होगा कि हम लोग उसको कर लेंगे, है ना, एक दिन बढ़ा लेते हैं जल्दी चले जाएंगे इसलिए, लेकिन मैं तो दरअसल में दिक्कत ये है, मैं किधर रुक पाऊँ ना, अगर वो 12 से 1 बजे फ्री करते हैं तो मैं 1 बजे कर सकता हूँ, ऐसा है ना। और फिर उसके बाद में एक और भी ये इस क्लास को हम लोग बाद में रिज्यूम नहीं कर पाएंगे इस तरह से, 1 घंटे बाद फिर दोबारा शुरू कर देंगे, ठीक है। फिलहाल जो है इसको हम लोग कल लेकर चलते हैं डिटेल में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में लें, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इनफर्टिलिटी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, यस, और बाकी था एसटीडी, 3 टॉपिक रह गए हम, इन तीनों टॉपिक्स को कल हम लोग डिटेल में, ठीक है ना। सो टुमारो, कल सैटरडे, कल क्लास है कल है कि नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो इससे आगे का जो है हम लोग इसको रिज्यूम करते हैं कल से, ओके, विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें पर्टिकुलरली हम लोग जो है ये बता सकते हैं मेथड्स हैं, और इनफर्टिलिटी और एबॉर्शन, एमटीपी और एसटीडी, ये 4 मेजर टॉपिक्स बचे हुए जिन्हें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है ना। कल रिलैक्स है, बाकी एक और चीज भी है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो सही है कि हम लोग बहुत फास्ट लिए उसको, ठीक है ना, कोशिश किए मेजर पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने की, फिर भी आप प्रॉब्लम करते रहिएगा, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम लोग कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पूरा ना बंद कर लो।